नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने अपना नया परिचय बताया है। 2014 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो खुद को प्रधानमंत्री की बजाय प्रधान सेवक कह दिया। 2019 का चुनाव नजदीक आया तो नया नामकरण किया और खुद को देश का चौकीदार बताया। अब 2024 के चुनाव से पहले मोदी ने अपना नया परिचय दिया है और खुद को जनता का पुजारी कह दिया है। मोदी ने अपना यह नया परिचय कल बनारस में दिया। देश के प्रधानमंत्री अटल रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। बच्चे उनसे सवाल कर रहे थे और मोदी जवाब दे रहे थे। इसी दौरान जब एक बच्ची ने प्रधानमंत्री की तुलना राजा से कर दी तो मोदी ने खुद को राजा नहीं, जनता का पुजारी बता दिया। मोदी ने खुद को जनता का पुजारी क्यों बताया, उसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल हुए छात्रों से संवाद की है। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब G20 के सफल आयोजन के बाद मोदी ने इस आयोजन में लगे कर्मचारियों से बात की। और तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी ने दिल्ली के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर यशोभूमि के उद्घाटन के मौके पर शिल्पकारों और कारीगरों से संवाद किया था। और पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर मोदी ने कारीगरों से लेकर शिल्पकारों तक से संवाद किया, पुलिस वालों से लेकर कर्मचारियों तक से बात की। यह संवाद आप सुनेंगे तो समझेंगे कि आखिर मोदी ने खुद को जनता का पुजारी क्यों बताया। सबसे पहले जरा आपको मोदी का स्कूली बच्चों के साथ हुआ वो संवाद सुनाते हैं। इस बातचीत में उन्होंने खुद को जनता का पुजारी बता दिया। खुद को प्रधान सेवक और चौकीदार कह चुके मोदी ने किस सवाल के जवाब में खुद को जनता का पुजारी बताया, जरा ये आपको सुनाते हैं। श्रीमान जी, आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न पूछोगे? अच्छा, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। भारत में पहले इतनी स्वच्छता नहीं थी, आप आए तो इतनी भारत में स्वच्छता होने लगी। जैसे कि किताब कॉपी में भी देते हैं, चश्मा छपा रहता है जिसमें लिखा है स्वच्छ भारत। आप ये कैसे करते हैं? मैं नहीं करता, आप लोग करते हैं। आप अपने प्रजा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या अपने घर वालों से? जब राजा होते थे ना तब प्रजा होती थी। मैं तो लोगों का पुजारी हूँ। आपने क्या सोचकर ये अटल आवासीय विद्यालय खोला? अरे जब योगी जी ने सोचा है। योगी जी कुछ न कुछ नया सोचते रहते, कुछ नया करते रहते। तो आपने स्कूली बच्चों के साथ मोदी की बातचीत सुनी। अब जरा G20 समिट की सुरक्षा में शामिल दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर से प्रधानमंत्री का संवाद सुनिए। मोदी से संवाद के वक्त इंस्पेक्टर भावुक हो गए तो मोदी ने कैसे उनका हौसला बढ़ाया, यह आप खुद सुनिए। G20 समिट के दौरान मेरी ड्यूटी भारत मंडपम में L1 में बायलैटरल मीटिंग रूम्स की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग थी। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। सूरज जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा। ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी वो पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी,
व्यक्तिगत इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। G20 के सफल आयोजन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी ने इस आयोजन में शामिल कर्मचारियों को संवाद के लिए बुलाया था। एक लेडी सब इंस्पेक्टर से मोदी की क्या बातचीत हुई, वो आपको सुनाते हैं। मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूं। सर, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड हूं। और सर, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। एक बार मैं मैम को दिल्ली हाट हम लोग लेकर के गए। सर, मैम एक कपड़े को छूकर जानना चाहती थी कि ये कपड़ा कौन सा है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सर, मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए। लेकिन उनको समाधान हो जाता था, ये जो इंटरप्रिटेशन होता था उससे? हाँ सर, मैम जो भी पूछती थी सर, मैं उसका अनुवाद उस ऐप के जरिए कर लेती थी। आपको कभी इसके पहले किसी विदेशी मेहमान के साथ काम करने का नौबत आई हो, अनुभव हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मेरा पहला अवसर था जब मैंने किसी विदेशी के साथ नौकरी करी, ड्यूटी करी। और सर, मैं उनको बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर पाई। चलिए, बधाई हो आपको। आपने तकनीक का भी बड़ा भरपूर उपयोग किया और मैं मानता हूँ हमारे पास जो तकनीकी ताकत है वो भी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। तो मोदी खुद बिना थके बिना रुके काम करते रहते हैं और अपनी तरह काम करने वालों की सराहना भी करते हैं। एनडीएमसी से जुड़े एक कर्मचारी से प्रधानमंत्री मोदी का जरा संवाद आपको सुनवाते हैं। मेरे ऊपर जो एनडीएमसी की 41 मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य भार मुझे सौंपा गया था, यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि विभाग ने एनडीएमसी की 41 उन मुख्य सड़कों का जिनसे होकर हमारे विदेशी मेहमानों को आना है, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य मुझे सौंपा गया है। एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा सर। मैं रात को 3 बजे घर पहुँचा और अगले दिन सुबह लीला होटल के सामने उपराज्यपाल साहब का निरीक्षण था। मैं जैसे ही 3 बजे घर के ठीक सामने पहुँचा, मैंने दरवाज़ा नॉक किया ही था, अंदर से दरवाज़ा खोलने आए, तभी मेरे पास फ़ोन की घंटी आई कि सर, हमने जो गमलों का ग्रुप लगाया है उस पर एक गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और पूरे के पूरे ग्रुप को बिखेर दिया। मैंने तुरंत अपनी बाइक को अंदर भी नहीं घुसा मैं। मेरी माताजी कहने लगी, फिर आया क्या करने था, दरवाज़ा खटखटाने या अपना चेहरा दिखाने? माताजी ने यही कहा कि बेटा, इस समारोह को जी जान से मेहनत लगा कर सफल करो, अपने देश का नाम नीचा मत होने दो, जाओ और अगर जरूरत पड़े तो 2-3 दिन तक वहीं रुको। अच्छा हुआ कि आपने दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण माँ को भी पता चला कि रात रात काम करना पड़ता है। जी। G20 के सफल आयोजन के लिए सरकार ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी कराई थी। ये ट्रेनिंग कितनी फायदेमंद होती है, ये आप खुद मोदी से सुनिए। मैं कांस्टेबल ड्राइवर अक्षर सिंह 244 बटालियन सीआरपीएफ से हूं और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। G20 सम्मेलन में सर, बाहर से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मेहमान जो आए थे, उनका मेन टारगेट चलाने की ड्यूटी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सीआरपीएफ को दी गई थी। इसके चलते हमें स्पेशल 2 महीने की ट्रेनिंग ग्रेटर नोएडा में कराई गई। ट्रेनिंग के दौरान हमें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाना तथा उनके फीचर के बारे में सिखाया गया। उसके बाद सर, मुझे मेक्सिको के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक की गाड़ी चलाने की ड्यूटी मिली। मैंने उनके साथ 3 दिन ड्यूटी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको ध्यान में आता होगा कि इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी सीखना पड़ता है। यानी प्लानिंग में कितनी बारीकियों की ज़रूरत पड़ती है, इसका इसके अंदाज मिल सकता है आपको।
सरकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ G20 के सफल आयोजन के लिए उन्हें बधाई नहीं दी, हल्के फुल्के अंदाज में मजाक भी किया, हौसला भी बढ़ाया। जब मैंने घर पे ये बताया कि भाई G20 का आयोजन है, ऐसे तो सबको मालूम था, पर जब मैंने अपनी श्रीमती जी से बोला कि भाई 8, 9, 10 मैं अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा और लेट नाइट घर पे आऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े फ़ख्र की बात है त्यागी जी, अगर आप घर भी ना आओ 3 दिन वहीं रहो तो कौन सी दिक्कत है आपको। भाई हम तो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप G20 के आयोजन का हिस्सा हो, तो 3 दिन वहीं रहो, ये देश का सवाल है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की रही कि ये G20 का आयोजन भारत के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उस ITPO के परिसर प्रगति मैदान में हुआ, जहां हम पिछले 33 वर्षों से काम कर रहे हैं। त्यागी जी, जी सर। मुझे लगता है जिस दिन आपकी श्रीमती जी को पता चलेगा जी कि अब मोदी जी आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं जी, तब तो वो सर, मिठाई बांटेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।